हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर्स वे। आईबीपीएस ने पीओ और एसओ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें अलग अलग प्रोफेशंस के लिए वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजभाषा अधिकारी के बारे में। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। आप प्रीलिम्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, बट एट लास्ट डॉक्यूमेंटेशन में आप रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी ही नहीं होती कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि राजभाषा अधिकारी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक राजभाषा अधिकारी हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैं आई थिंक मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए बैंक में राजभाषा अधिकारी बनने के लिए। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं और आपको इंपॉर्टेंट जो भी लिंक्स और पीडीएफ हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। तो इस बार आईबीपीएस ने 89 वैकेंसीज निकाली हुई हैं राजभाषा अधिकारी के लिए। ये काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय यानी कि 5-6 सालों के बाद इस बार इतनी अच्छी नंबर वैकेंसीज हमें देखने को मिली हैं, क्योंकि राजभाषा अधिकारी के लिए इतनी वैकेंसीज बहुत हैं। अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना 100% है। तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉर्म भरने वाले हैं, आपका स्टार्ट हो चुका है। तो पहले आप ये जानिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, ताकि आपकी मेहनत बेकार ना हो। इसमें पहले दिया हुआ है, देखिए आपका एज होना चाहिए 20 से 30 साल। आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी से किया हुआ है, यानी कि हिंदी से आपने अगर पीजी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आपका इलेक्ट इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर आपने हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश ये होना चाहिए। और दूसरा दिया हुआ है, अगर आपने संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन लेवल पे ऑलरेडी इंग्लिश था। मेरे जो 3 ग्रेजुएशन में इंग्लिश भी था, ज्योग्राफी भी था, पॉलिटिकल साइंस भी था। तो आपके सभी सब्जेक्ट के साथ आपका इंग्लिश होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से कर लिया है तो आपका इंग्लिश तो मैंडेटरी है ग्रेजुएशन लेवल पे होना। और दूसरे सिनेरियो, दूसरे केस में क्या है कि अगर आपने संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपका हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और नहीं है, ये एंड है, यानी कि हिंदी भी चाहिए और इंग्लिश भी चाहिए। ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होने ही चाहिए। तो मैंने तो ये किया है, मैं इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हूँ, क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है और मेरे ग्रेजुएशन लेवल पे मेरा इंग्लिश रहा है, तीनों साल मैंने मेरा इंग्लिश रहा है, तो मैं इसके लिए फुलफिल कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से किया होगा, तो उन्हें ये जरूर देख लेना है कि उनके ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही चीज होनी ही चाहिए, तब जा करके आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको कुछ भी डाउट है, उसको मैं पूरा कोशिश करूंगी क्लियर करने का। आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।